नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिस्ट्री की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करें तो हम लोगों ने पहले ऋग वैदिक काल को पढ़ा हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल के लोग कैसे कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो उनका आर्थिक जीवन की बात करें तो वो लोग जो था पशुपालन पे आधारित थे। ठीक है, उनकी कैसी थी? पशुपालन अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, एक जगह पे नहीं रह रहे थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने, जब हम लोगों ने उत्तर वैदिक स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि इन लोगों ने क्या किया, स्थायी जीवन जीना शुरू किया। ये स्थायी जीवन जीना शुरू किया तो वहां पे क्या किया उन्होंने, कृषि करना शुरू किया। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? आपकी कृषि आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, यानी किसके आधार पर थी? कृषि के आधार पर थी। और एक वैदिक काल किसके आधार पर थी? पशुओं के आधार पर, यानी कि पशुपालन के आधार पर थी। और वहां पे हम लोगों ने ऋग वैदिक काल का पवित्र पशु पढ़ा था, कौन सा? गाय जो था हम लोगों ने देखा, जिसे उन लोगों ने अघन्य कहा था या वध न करने योग्य जो था वो माना था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक या अर्थव्यवस्था किस पे आधार पर थी? कृषि के आधार पर थी। ठीक है जी, यहाँ की मुख्य फसल क्या थी? धान और गेहूं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य फसल क्या थी? धान और गेहूं जो थी वो उत्तर वैदिक काल की क्या थी? मुख्य फसल थी। क्लियर है? अब एक आते काठक संहिता। ठीक है, काठक संहिता की बात की जाए तो वहां पे क्या, किस चीज का वर्णन किया गया है? 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का वर्णन। ठीक है, 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का वर्णन जो है वो किया गया है उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का वर्णन किया गया, यानी कि इससे हमें यह वर्णन मिलता है कि उत्तर वैदिक काल जो था किसके आधार पर थी? वहां पे खेती की जाती थी, यानी कृषि आधार पर थी। क्लियर है? अब जो हमारा यजुर्वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद का वर्णन हमें ऋग वैदिक काल में उसकी रचना की गई है, और 3 हमारी जो वेद वस्त्र है उनका जो रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में की गई है। तो उसी में से एक यजुर्वेद आता है, उसमें चावल को कहा गया है व्रीहि। ठीक है, उसमें जो है वो यजुर्वेद में चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि जो है वो कहा गया है। क्लियर है जी? और अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद है, उस वेद में पहली बार नहरों का वर्णन किया गया। ठीक है, किसका वर्णन किया गया? पहली बार जो है वो नहरों का जो था वो वर्णन जो है वो किया गया। यजुर्वेद में चावल को व्रीहि कहा गया। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल चावल और गेहूं जो है वो मानी गई थी। और यहाँ पे मुख्य फसल क्या थी? यानी यजुर्वेद में चावल को क्या बोला गया? व्रीहि जो है वो कहा गया था। और अथर्ववेद में पहली बार किस चीज का वर्णन किया गया? नहरों का जो था वो वर्णन किया गया था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम करते हैं कि भूमि दान का पहली बार वर्णन, जो भूमि दान देने की जो प्रथा, इस चीज का वर्णन, इस चीज का पहली बार प्रमाण हमें कहां से मिला? उत्तर वैदिक के ग्रंथों में। भूमि दान देने का वर्णन हमें पहली बार कहां पे मिलता है? उत्तर वैदिक के ग्रंथों में इस चीज का पहली बार हमें प्रमाण मिलता है। क्लियर है? लोहे का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल के लोग, जो हमारे उत्तर वैदिक काल के लोग थे, जब उन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू किया, यानी कि गंगा और यमुना के क्षेत्र में जब उन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू किया तो उन्होंने पहली बार लोहे के प्रयोग शुरू किया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे के प्रयोग को शुरू किया। लोहे के प्रयोग से उन्होंने औजार बनाए, खेती करना शुरू किया, कृषि की। और इसलिए उत्तर वैदिक काल में लोहे को कहा गया श्याम या कृष्ण अयस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहली बार इंसान के द्वारा या मनुष्य के द्वारा लोहे का प्रयोग कब किया गया? उत्तर वैदिक काल में किया गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया है? तो श्याम या कृष्ण अयस्क जो है वो कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे शिल्प व्यापार, यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली चीजों का व्यापार करना शुरू किया गया। ठीक है, इसका विकास हुआ, शिल्प व्यापार का विकास हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे जो था वो ऐत्र ब्राह्मण आता है, व्यापारी श्रेणी के प्रधान को कहा गया श्रेष्ठी। ठीक है, ऐत्र ब्राह्मण में जो व्यापारी श्रेणी के, यानी व्यापार करने वाले जो प्रधान होते हैं, उसको कहा गया श्रेष्ठी जो है वो कहा गया था। क्लियर है? अब हमारे पास आता है निष्क को बोला गया सोने के सिक्के। निष्क और सतमान ये सिक्के हैं। निष्क जो सिक्के होते थे वो होते थे सोने के। ठीक है, निष्क जो होते थे वो सोने के सिक्के होते थे, और सतमान जो होते थे वो चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, सतमान क्या होते थे? उत्तर वैदिक काल में सिक्के। निष्क होते थे आपके सोने के सिक्के, सतमान होते थे चांदी के सिक्के, और लोहे को बोला गया है श्याम और कृष्ण अयस्क। ठीक है, और व्यापार यहाँ पे होता था गाय और निषक के लेन देन के माध्यम से। ठीक है, गाय और निषक के
माध्यम से क्या होता था, यहाँ पे व्यापार होता था, साथ में वस्तु विनिमय के आधार पर, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान से भी यहाँ पे व्यापार होता था। क्लियर है, ये हमारा आर्थिक जीवन है। इसे एक बार रिपीट कर रही हूँ। कृषि इनकी अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधार अर्थव्यवस्था थी। ऋग वैदिक काल पशुओं के आधार पर थी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास धान और गेहूं जो था वो मुख्य फसल मानी गई। अब हम यहाँ पे काटक संहिता हमने पढ़ा, जिसमें किस चीज का वर्णन किया गया, 24 बैलों के द्वारा हलों को खींचे जाने का प्रमाण हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, यजुर्वेद में जो है चावल को क्या कहा गया, व्रीहि जो है वो कहा गया था। अथर्ववेद में पहली बार हमें नहरों का वर्णन मिला। ठीक है जी, और भूमिदान का पहली बार वर्णन हमें कहाँ पे मिला, उत्तर वैदिक के ग्रंथों में मिलता है। एक हमने पढ़े यहाँ पे सिक्के पढ़े, जिसमें सोने के सिक्के को कहा गया निस्र और चांदी के सिक्के को कहा गया सतमान जो था वो कहा गया था। ठीक है जी, क्लियर है ये। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि यहाँ पे धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे, इनका धार्मिक किस पे आधार थे। हमने ऋग वैदिक काल में देखा कि प्रकृति के आधार पर थे, प्रकृति की पूजा कर रहे थे ये लोग। ठीक है, नेचर को पूजा कर रहे थे। लेकिन अब धार्मिक जीवन की बात करें, जैसे कि हमने सामाजिक जीवन पढ़ा था, सामाजिक जीवन में हम लोगों ने देखा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी चढ़े जमाने। ठीक है, वर्णों का जो था वो, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर चलेगी, जन्म के आधार पर चलेगी। उत्तर वैदिक काल में एक और चीज बदलाव हमें देखने को मिलती है, वो क्या हुआ, यहाँ पे धार्मिक कर्म कांड की, ठीक है, धार्मिक कर्म कांडों में वृद्धि हुई, यानी कि अंधविश्वास बढ़ने लग गया। ठीक है, धार्मिक कर्म कांड में वृद्धि हुई, अंधविश्वास जो था बढ़ने लग गया। ब्राह्मणों का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने को यहाँ पे देखने को मिला कि ब्राह्मण जो का विकास यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था इंद्र प्रमुख देवता पढ़े थे, लेकिन आपका उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया, प्रजापति जी को माना गया था। ठीक है, हमने प्रमुख देवता ऋग वैदिक काल में किसे पढ़ा, इंद्र को पढ़ा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाएगा, प्रजापति को माना जाएगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल में पुष्ण हमने पढ़े थे पशुओं के देवता। ठीक है, ऋग वैदिक काल में पुष्ण हमने पढ़े थे पशुओं के देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें माना गया शूद्रों के देवता। ठीक है, इन्हें किसे माना गया, शूद्रों के देवता जो था वो माना गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मणों का विकास काफी ज्यादा बड़ा, धार्मिक कर्म कांड जो था, अंधविश्वास जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और ये जो हमारे उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है, यह प्राक शहरी अर्थव्यवस्था, ना तो ग्रामीण ना तो शहरी। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो था वो था हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की हमारी किसी ना तो ग्रामीण है ना तो शहरी, यानी कि इसका मिक्सचर है, प्राक शहरी अर्थव्यवस्था जो था इसे माना गया था। क्लियर है जी, हम लोगों ने जो था वो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता को जो था वो कंप्लीट कर लिया। इसमें कैसे कैसे लोग जीवन जीते थे दोनों को कंपेयर करके भी देख लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक समझ आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।